हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए सर। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णमाला कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह या लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला मैंने आपको पढ़ाई है, सारे क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से होना चाहिए। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है, किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस मैंने वर्णमाला वाली वीडियो में मतलब समझाया हुआ है आपको। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग की बिंदी, जिसको हम अनुस्वर कहते हैं, और आहा खाली, जिसको हम विसर्ग कहते हैं। इनका प्रयोग तो किया जाता है मात्राओं के रूप में, लेकिन इनका समावेश स्वर में नहीं करते हैं हम। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो उन शब्दों को, जो टूटे फूटे शब्द होते हैं, उनको हम अर्ध तत्सम शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध तत्सम शब्द। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? जल्दी बताओ। देखो मैंने आपको बताया, एंड में आपको ता मिल जाए, पा मिल जाए, हट दिख जाए, आहट दिख जाए, तो दिख जाए, तो आप आंख बंद करके भाववाचक संज्ञा लगा देना। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाया हुआ है संज्ञा वाले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम जितेंद्रिय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। से एक विभक्ति चिन्ह है, इसका प्रयोग हम अलगाव के लिए करते हैं। अलगाव के रूप में हो रहा है, तो किस विभक्ति का बोधक चिन्ह होगा? अगर आपने कारक नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो अनअकैडमी का लिंक है वहां पर आप ऐड हो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आपको कारक ही पढ़ाऊंगा। तो अपादान कारक का जो प्रयोग है वो से कारक चिन्ह में होता है और अलगाव के लिए होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, देखो हिमालय से गंगा अलग होगी तभी तो निकलेगी, तो अलगाव के लिए हो रहा है से कारक चिन्ह का यूज, इसलिए वहां अपादान कारक होगा। तन शब्द का लिंग आपको बताना है, तो तन शब्द जो है वो लिंग की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुरलिंग। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? जल्दी बताओ। उत्तम पुरुष, देखो आपने पढ़ा होगा सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है पहला आपका उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कंचन एक कृंसांगिनी उक्ति है, तो इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? जल्दी बताइए। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 13, अनौपचारिक पत्र का उदाहरण कौन सा है? बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4। ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर कहते हैं और इसको ही हम लघु स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे से ऋषि, इन सभी को ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, अगर आपने पढ़ा है तो आराम से ये क्वेश्चंस कर पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कौन से कहलाते हैं? तो उन शब्दों को हम द्विगु समास कहते हैं। समास वाला टॉपिक मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के समय पढ़ाया था, लेकिन इस बार और एडवांस लेवल का पढ़ाऊंगा। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कौन सा प्रत्यय है इन तीनों वर्ड में? और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। सुहाना में आवना प्रत्यय है, लिखाई में आई प्रत्यय है और छलिया में या प्रत्यय है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है? जल्दी बताइए।
तत्सम शब्द आपको बताना है। अमूल्य, अमूल्य शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए उनको क्या कहते हैं, तो उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। पहला ही ऑप्शन सर आपका बिल्कुल करेक्ट है। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है, तो देखो किलकिल शब्द हुआ, कटोरा शब्द हुआ, खिड़की शब्द हुए, ये सभी शब्द जो हैं ये देशज शब्द हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट, इनकी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई है। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अलमारी ये एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहलाते हैं, जल्दी बताओ। उन शब्दों को हम निपात कहते हैं। क्या कहते हैं सर, निपात। चौथा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा, आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। जैसे ही जो शब्द आया, ये ही शब्द में आपको क्या विशेषता दिखी कि आपको दिल्ली अब जाना ही है, तो ही शब्द ने इस सेंटेंस पे जोर दिया, बल दिया, बस इसी शब्द को ही हम क्या कहेंगे, निपात कहेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक दिन में आपको खत्म कर दूंगा मैं ये, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शुद्ध शब्द है, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पृथक। पृथक शब्द जो है वो एक शुद्ध शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए शब्दों में, विकल्पों में वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन के रूप में होता है। जल्दी बताइए कौन से शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में करते हैं। प्रत्येक, प्रत्येक शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में करते हैं सर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वही क्वेश्चन है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, जल्दी बताइए। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, दो आधार पर। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, बेसिकली आपको परिभाषा बतानी है। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, जैसे मैंने आपको लिख दिया का वर्ग। का वर्ग में आते हैं का, खा, गा, घा, ड़ा। जैसे का वर्ग का दूसरा और चौथा, सॉरी चौथा होगा आपका घा, ये वाला होगा, ठीक है। तो दूसरा और चौथे को क्या कहेंगे, देखो पहला होता है अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण और चौथा महाप्राण। अब देखो यहाँ महाप्राण आया, यहाँ महाप्राण आया, यानी कि दूसरा और चौथा क्या होगा, महाप्राण व्यंजन होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। अच्छे से वर्णमाला पढ़ी हो मेरे से तो सारे डाउट ये आपकी ये जो क्वेश्चन है उंगलियों पे हो रहे होंगे, और नहीं पढ़ी तो भैया पढ़ लो। हजारों लोग रोज वीडियो देख रहे हैं वो वाली। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, जल्दी बताओ कौन सा वर्गीकरण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संप्रक्त ध्वनि। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विभक्त प्लस जाल, जो विपत जाल में कौन सी संधि होगी, जल्दी बताइए कौन सी संधि होगी। आपका ता व्यंजन आ गया तो यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि होगी सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दुरुपसर्ग। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हलन लगा होगा, ध्यान रखना, पहला ऑप्शन ना ठोक देना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, जल्दी बताओ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में मैंने आपको बताया था परिमाण यानी कि जिससे मात्रा का बोध हो। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, बहुत शब्द, कम शब्द, ये सभी आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में देखने को मिलेंगे। बेसिकली परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी 5 प्रकार का होता है, समझ रहे हैं। न्यूनतावाचक, अधिकतावाचक, तुलनावाचक, पर्याप्तिवाचक और श्रेणीवाचक। अगर आपने क्रिया विशेषण पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस आपके चुटकियों में हो रहे होंगे। मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता है क्या कहलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। अगर आपने अव्यय चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अनअकैडमी पे अभी यही चैप्टर चल रहा है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आगे वाली क्लास को देखना चाहेंगे तो यही वाला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अगर आपको ने अव्यय जानते हैं, नहीं पता है तो आइए वहां पर बिल्कुल फ्री में अपना टॉपिक कंप्लीट कीजिए। वे भ्रष्टाचार के पिलवर विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, जल्दी बताओ। वे शब्द जो है वो आपका सर्वनाम है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आप बोलोगे सर पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा होगा, ये अन्य पुरुष में जाएगा। वे, ये, उन्हें, जिन्हें, ये सभी शब्द आपको अन्य पुरुष में जाते हैं, ठीक है। नलिनी, कैरब, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं, जल्दी बताइए किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुमुदनी के। ये किसके पर्यायवाची शब्द है, कुमुदनी के। यदा कदा का आपको सही अर्थ युग्म बताना है। यदा माने क्या होता है और कदा माने क्या होता है। यदा माने होता है जब और कदा माने होता है कब, यानी कि इस क्वेश्चन का
दूसरा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नियत और नियत शब्द का सही अर्थ युग्म आपको बताना है। नियत और नियत, तो देखो नियत माने होता है आपका निश्चित और नियत माने होता है इरादा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुरूप। आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। तो इस वाक्य में अनुरूप शब्द जो है वो भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन से आपका जब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के 3 क्वेश्चन आपके गद्यांश में चले गए। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग 40 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी का टेस्ट आपको कैसा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।